आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वैदिक शिक्षा विषय पर अध्ययन करेंगे। वैदिक शिक्षा प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की आधार कड़ी मानी जाती है। वैदिक शिक्षा की शुरुआत जो हम लोग मानते हैं विद्वानों के द्वारा जो बताया गया है, वैसे तो सब अपने अपने विचार से अलग अलग समय निर्धारण करते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य समय हमको मिलता है वह है वैदिक शिक्षा 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये वैदिक शिक्षा काल है। वैदिक शिक्षा का काल 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो शिक्षा व्यवस्था संचालित थी उसको हम वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। इस समय जो शिक्षा की परिभाषा दी गई, शिक्षा का जो अर्थ लगाया जाता था वह ज्ञान, विद्या, विनय, अनुशासन के पर्याय के रूप में माना जाता था। शिक्षा क्या थी? शिक्षा ज्ञान, विनय, अनुशासन और विद्या के पर्याय के रूप में ये माना जाता था। शिक्षा जो है ज्ञान, विनय, अनुशासन और विद्या के पर्याय के रूप में माना जाता था। इसी रूप में शिक्षा संकुचित और व्यापक दोनों रूपों में व्याख्या की जाती थी। दोनों रूपों में व्याख्या, ये शिक्षा का अर्थ माना जाता था। ज्ञान, अनुशासन, विद्या, विनय। समृद्ध शिक्षा प्रणाली के रूप में हम वैदिक शिक्षा को मानते हैं, जो 2050, 500 और 500 ईसा पूर्व के बीच समृद्ध शिक्षा व्यवस्था के रूप में या समृद्ध शिक्षा प्रणाली के रूप में हम इसको मानते हैं। शिक्षा हिंदुओं के द्वारा विकसित हुई, इसलिए इस वैदिक शिक्षा पद्धति को हम हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। इसको हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं, इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में वैदिक कालीन शिक्षा, इसके दो भाग हैं। प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में हम जो वैदिक शिक्षा पढ़ते हैं, जो विचारधारा उस समय अपनाई गई, उसी को बाद में ब्राह्मणों के द्वारा एकाधिकार हो गया और ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए नियमों व्यवस्था के अनुरूप पूरी शिक्षा प्रणाली ढल गई। इसीलिए इस उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मणीय शिक्षा भी कहा जाता है। इसको ब्राह्मणीय
ब्राह्मणी शिक्षा, ब्राह्मणी शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया। ज्ञान के साथ साथ इस पूरे वैदिक काल में ज्ञान के साथ साथ पाठचर्या और शिक्षण विधियों का भी विकास हुआ। पाठचर्या और शिक्षण विधियों का विकास इस काल में हुआ। इस प्रकार ये वैदिक कालीन शिक्षा संचालित होती है। अब हम इसके पश्चात इसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले विशेषताओं के अंतर्गत हम शिक्षा के उद्देश्य देखेंगे कि शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसका जो सबसे प्रथम उद्देश्य था वह था चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण करना ये पहला उद्देश्य था, चरित्र निर्माण। दूसरा उद्देश्य जो था वह था धार्मिकता का विकास करना, क्योंकि धर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान संस्कृति है हमारी, और भारत की प्राचीन संस्कृति धर्म प्रधान रही है, इसलिए धार्मिकता का विकास भी करना ये वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। इसके पश्चात व्यक्तित्व का विकास करना, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, बालकों में, व्यक्तियों में समुचित व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यह वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। सामाजिक कुशलता का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, यह भी वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। समाज में रहना है, ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, समाज में सबके साथ रहना है, तो सामाजिक कुशलता का भी विकास होना चाहिए हर व्यक्ति में, हर बालक में, इसलिए यह भी उद्देश्य था। इसके पश्चात संस्कृति का संरक्षण और विकास, यह भी उद्देश्य था। संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति थी, धर्म प्रधान संस्कृति थी, उसका कैसे संरक्षण हो और उसमें जो कमियां है उसको कैसे दूर किया जाए, और उस संस्कृति का अधिकतम प्रसार कैसे हो, विकास कैसे हो, इस पर भी वैदिक कालीन शिक्षा में ध्यान दिया जाता था, इसलिए यह भी एक उद्देश्य था। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण था वह था जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। आगे चलकर ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात वह बालक, वह व्यक्ति अपने रोजगार में लग जाए, अपनी जीविका समुचित ढंग से चला सके, इसके लिए शिक्षा ऐसी की जाती थी कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या भविष्य में न हो, इसलिए जीविकोपार्जन के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी। ये शिक्षा के उद्देश्य रहे वैदिक कालीन शिक्षा के, जिसमें चरित्र का निर्माण करना, धार्मिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास,
सामाजिक कुशलता का विकास, संस्कृत का संरक्षण और प्रसार, विकास, जीविकोपार्जन की तैयारी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत हम शिक्षा की संरचना की बात करें। शिक्षा की संरचना, शिक्षा की संरचना जो वैदिक काल में थी वह दो प्रकार की थी। पहला प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। संरचना दो भागों में विभक्त थी। 5 से 6 वर्ष में विद्यारंभ संस्कार द्वारा, विद्यारंभ संस्कार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती थी। 5 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष की उम्र में विद्यारंभ संस्कार होता था। एक अच्छे दिन को देखकर पुरोहित को बुलाकर घर पर विद्यारंभ संस्कार होता था, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ उस बालक से चावल के ऊपर कुछ वर्णमाला के अक्षर लिखाए जाते थे। इस तरह विद्यारंभ संस्कार होता था। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जब पूरी हो जाती थी, उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के द्वारा उच्च शिक्षा में प्रवेश होता था। उपनयन संस्कार 8 से लेकर 12 वर्ष, 8 से लेकर 12 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में क्या क्या चीजें होती थी, इस पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। उपनयन का मतलब होता था समीप, समीप, किसके समीप? गुरु के समीप, गुरु के समीप, गुरु के समीप जब विद्यार्थी उपस्थित होता था तो वह उपनयन संस्कार होता था। 16 संस्कारों में एक उपनयन संस्कार है, जिसमें जो हमारी मान्यता है, जो हमारी संस्कृति, धार्मिक विचारधारा है कि हर व्यक्ति, हर बालक जन्मजात पशुवत होता है, पशु के समान होता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा, विद्या के द्वारा वह बालक मनुष्य बनता है, पूर्ण मानव बनता है, वास्तविक मानव बनता है। 16 संस्कारों के द्वारा उसको पूर्ण मानव बनाया जाता है। इसी 16 संस्कारों में एक उपनयन संस्कार है, जिसका मतलब है समीप ले जाना या पास ले जाना, पास ले जाना, गुरु के समीप ले जाना या गुरु के पास ले जाना, जिसमें उस बालक को, उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को मृगछाला, दंड, कमंडल, मेखला ये पहनाई जाती थी। इसको धारण करने वाला बालक उपनयन संस्कार करता था। उपनयन संस्कार के पश्चात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। शूद्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था वैदिक काल में नहीं थी। उस उपनयन संस्कार के पश्चात तीनों वर्णों के छात्रों को, विद्यार्थी को द्विज नाम दिया जाता था। उपनयन संस्कार के पश्चात उसको द्विज कहा जाता था। द्विज, द्विज का मतलब जिसका दोबारा जन्म हो। उपनयन संस्कार होने पे तीनों वर्णों के छात्रों को द्विज कहा जाता था।
यह जो उपनयन संस्कार होता था, यह सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं था। शक्ति द्वारा गंभीर संयमित अनुशासन में जीवन जीने के लिए एक संकल्प होता था। उपनयन संस्कार कर्मकांड ही नहीं, धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक संकल्प होता था। इसमें जो उपनयन संस्कार की उम्र थी, वह ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण हेतु न्यूनतम उम्र 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए न्यूनतम उम्र 11 वर्ष और वैश्य के लिए न्यूनतम उम्र 12 वर्ष। ये उपनयन संस्कार की उम्र थी। उपनयन संस्कार, इसका मतलब है पास ले जाना। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष न्यूनतम उम्र, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता था, वह वसंत ऋतु में होता था। वसंत ऋतु। और क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु और वैश्य के लिए यही शरद ऋतु में उपनयन संस्कार होता था। शरद ऋतु। ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में उपनयन संस्कार होता था। अगर कोई उपनयन संस्कार समय से नहीं कर पाता था, तो उसकी जो अधिकतम उम्र थी, इसी की जस्ट दुगुनी, ये 16 वर्ष अधिकतम, और ये 22 वर्ष अधिकतम, और ये 24 वर्ष अधिकतम। 16 वर्ष के पहले ब्राह्मण का, 22 वर्ष के पहले क्षत्रिय का और वैश्य का 24 वर्ष के पहले उपनयन संस्कार हो जाता था। तो ये उपनयन संस्कार की उम्र हुई। इसमें अगर कोई विद्यार्थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता था, तो समाज में इसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। हीन दृष्टि से। इसके अलावा जो जानकारी हमको मिलती थी, वह वेशभूषा की थी। वेशभूषा कैसी होती थी विद्यार्थी की? वेशभूषा शरीर के ऊपरी भाग में मृग चर्म का प्रयोग किया जाता था। शरीर के ऊपरी भाग में, पेट के ऊपर मृग चर्म का प्रयोग होता था, और वह मृग चर्म ब्राह्मण के लिए काले हिरण, और वो भी नर हिरण का जो खाल था, वो प्रयोग होता था। वेशभूषा, काले हिरण, काले नर हिरण की खाल, काले नर हिरण की खाल, ये ब्राह्मण के लिए मृग चर्म, शरीर के, पेट के
ऊपरी भाग को ढकने के लिए, छतरी के लिए धब्बेदार हिरण की खाल और वैश्य के लिए बकरे की खाल। वैश्य के लिए बकरे की खाल, ये वेशभूषा थी शरीर के ऊपरी भाग के लिए। वहीं शरीर के निचले भाग के लिए, जो पेट के नीचे वाला भाग है, उसके लिए क्या होता था, ये ऊपरी भाग के लिए था, और निचले भाग के लिए, निचले भाग हेतु जो ब्राह्मण का वेशभूषा था वह था सन का। निचले भाग के लिए ब्राह्मण के लिए सन का, क्षत्रिय के लिए रेशम का निचले भाग के लिए, और वैश्य के लिए ऊन का। ये ऊपरी भाग के लिए था, और ये शरीर के ऊपरी भाग हेतु और शरीर के निचले भाग हेतु सन, रेशम और ऊन का प्रयोग होता था। मेखला का भी प्रयोग होता था। मेखला में आगे बढ़ते हैं। मेखला कैसी होती थी? ब्राह्मण के लिए मूछ, क्षत्रिय के लिए तांत और वैश्य के लिए सन, ये मेखला होती थी। वहीं यज्ञोपवीत जो पहना जाता है, ये मेखला यज्ञोपवीत जो पहना जाता था वह भी निश्चित होता था। जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करता था वह सूत का, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत सूत का, और क्षत्रिय का सन, और वैश्य का ऊन। ये 3 लड़ियों में होता था। तीन लड़ी में ये यज्ञोपवीत होता था। ब्राह्मण मेखला मूछ का और यज्ञोपवीत सूत का, क्षत्रिय मेखला तांत का और यज्ञोपवीत सन का, वैश्य मेखला सन का और यज्ञोपवीत ऊन का। इसके अलावा जो ब्रह्मचारी होता था वो पीपल की लकड़ी का प्रयोग करता था। डंडा लेकर चलता था, वह डंडा पीपल की लकड़ी का होता था। पीपल की लकड़ी का डंडा, यह भी लेकर चलता था। पीपल की लकड़ी का डंडा, लेकिन यह जो डंडा होता था इसकी भी ऊंचाई निश्चित थी। इसकी ऊंचाई जो थी वो ब्राह्मण हेतु अपने सिर तक, और क्षत्रिय मस्तक तक, अपने शरीर के मस्तक तक, और वहीं वैश्य का कान या नाक तक, ये उस डंडे की ऊंचाई होती थी।
ब्राह्मण के लिए सिर तक, क्षत्रिय के लिए मस्तक तक और वैश्य के लिए कान या नाक तक। ये पीपल की लकड़ी का डंडा होता था, वह ब्रह्मचारी को धारण करना होता था, वह भी लेकर चलता था वो ब्रह्मचारी। ये वेशभूषा और पहनावा था। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था समृद्ध शिक्षा प्रणाली थी। छात्र वैदिक कालीन छात्र की क्या विशेषता थी? छात्र सदाचारी होते थे। छात्र प्रतिकूल व्यवहार करने पर उनको उस आश्रम से निष्कासित कर दिया जाता था। सदाचारी, प्रतिकूल व्यवहार करने पर निष्कासित, आश्रम से निष्कासित कर दिया जाता था। सामान्यतः 12 वर्ष की शिक्षा हर विद्यार्थी को लेनी पड़ती थी। अगर कोई विद्यार्थी ज्यादा पढ़ना चाहता है तो वह 12 वर्ष से अधिक भी पढ़ाई कर सकता था, लेकिन सामान्य रूप में सभी छात्र को 12 वर्ष का अध्ययन करना होता था। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष की व्यवस्था थी। प्रत्येक वेद के अध्ययन हेतु 12 वर्ष, ये सभी के लिए व्यवस्था थी। एक वेद का अध्ययन अगर कोई करता था, एक वेद अध्ययन अगर कोई एक वेद का अध्ययन करता था तो उसको स्नातक कहा जाता। स्नातक 2 वेद का अगर कोई अध्ययन करता था, एक वेद का अध्ययन करने पर स्नातक, 2 वेद का अध्ययन करने पर उस विद्यार्थी को वसु कहा जाता था। वसु 2 वेद का अध्ययन करता था, अर्थात 24 वर्ष वह विद्यार्थी अध्ययन करता था। अगर कोई 3 वेद का अध्ययन करता है, 3 वेद अर्थात 12 या 36 साल अध्ययन करने वाले को रुद्र कहा जाता था, रुद्र। और अगर कोई 4 वेद का अध्ययन करता था तो उसको आदित्य कहा जाता था। एक वेद का अध्ययन करने वाले को स्नातक, 12 वर्ष का अध्ययन, 24 वर्ष का अध्ययन, 2 वेद का अध्ययन करने वाले को वसु, 3 वेद 36 वर्ष का अध्ययन करने वाले को रुद्र, और 4 वर्ष 48 वर्ष का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को, अंतेवासी को, ब्रह्मचारी को आदित्य कहा जाता था। लेकिन वसु, रुद्र, आदित्य का कोर्स करने वाले बहुत कम संख्या में होते थे, संख्या घटती जाती थी। ज्यादातर बालक 24 वर्ष में ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम को 24 वर्ष 25 वर्ष तक छोड़ देते थे। वसु, रुद्र, आदित्य करने वाले पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम होती थी। आगे बढ़ते हैं, ये छात्र की विशेषता थी। इसके पश्चात हम दिनचर्या पे आते हैं। छात्रों की दिनचर्या क्या थी, पाठ्यक्रम क्या था, इस पर भी विचार करना है। दिनचर्या, छात्रों की जो दिनचर्या थी, कठोर नियम
अनुशासन, कठोर नियम, अनुशासन, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, होम हेतु जंगल से लकड़ी लाना, जंगल से लकड़ी ले आना, ये सब दिनचर्या थी। सुबह सुबह उठकर, प्रातः मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया करने के पश्चात भिक्षाटन करने के लिए जाना, गाय चराने के लिए जाना, पशुपालन करना, गाय बछड़े, जो जानवर, जो पशु आश्रम में रखे जाते थे, उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, उनको चराना और भिक्षाटन करना, ये सब दिनचर्या में शामिल था। अगर कोई पर्व पड़ता था, बड़ा त्योहार पड़ता था, या अगर मौसम सही नहीं है, बरसात हो रही है, आंधी तूफान आ रही है, ऐसे समय में शिक्षण कार्य बंद रहता था। ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। पाठ्यक्रम की बात करें, वैदिक कालीन पाठ्यक्रम की बात करें, तो जो पाठ्यक्रम निर्धारित था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है पराविद्या और अपरा विद्या। पराविद्या और अपरा विद्या ये उनके पाठ्यक्रम का अंग था। पराविद्या के अंतर्गत हम आध्यात्मिक विषयों को पढ़ते हैं, धार्मिक विषयों को पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और अपरा विद्या में हम लौकिक विषय का अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो वैदिक काल में थी पाठ्यक्रम में, उसमें भाषा, व्याकरण, धर्म, नीति शास्त्र और कहानी, वर्णमाला, इसका अध्ययन होता था। उच्च शिक्षा में हम संस्कृत, व्याकरण, नीति शास्त्र, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, राजनीति, इसका अध्ययन करते थे। ऐसे विषयों का अध्ययन करते थे। परा और अपरा विद्या पाठ्यक्रम में शामिल थी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम कहानी और वर्णमाला, गिनती और सामान्य चीजें पढ़ते थे। उच्च शिक्षा में हम चिंतन वाली चीजें, मनन वाली चीजें, ऐसे विषयों का अध्ययन करते थे जिससे छात्र का आत्मबल विकसित हो, वह आध्यात्म के विषय में काफी कुछ जाने। पशुपालन, जीवन यापन के लिए कृषि, सैन्य शिक्षा, आयुर्विद्या, इन सब का अध्ययन होता था। शिक्षण विधि की बात होती है। शिक्षण विधि, वैदिक काल में जो शिक्षण विधियां हमारे सामने आती है वह तो मौखिक थी। मौखिक शिक्षण विधि मौखिक थी, सबसे महत्वपूर्ण बात। और किन किन विधियों से शिक्षण कार्य होता था उसको हम जान लेते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान, अनुकरण, प्रदर्शन, वाद विवाद,
वाद विवाद, यह भी विधि थी। इसके अलावा कहानी कथन, कहानी कथन विधि भी, और उच्च कक्षा के लिए तर्क विधि, उच्च कक्षा के लिए तर्क विधि, चिंतन विधि, तर्क विधि, चिंतन विधि। दैवीय मन से रमणीयता के साथ शिक्षक इन विधियों का प्रयोग करता था, और जो अभ्यास विधि भी प्रयोग की जाती थी। जो वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण विधि आती है वह है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन ये शिक्षण विधि है। प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, अनुकरण, चित्रकारी को प्रदर्शन के रूप में, अभ्यास विधि, वाद विवाद, कहानी कथन छोटी कक्षाओं के लिए, और बड़ी कक्षाओं के लिए उच्च शिक्षा में तर्क चिंतन विधि। श्रवण, जो गुरु शास्त्रों को सुनाता था, शिष्य उसका श्रवण करते थे, फिर उसके बाद उस सुने हुए व्याख्यान का मनन करते थे, चिंतन करते थे, और जीवन में उतारने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए प्रयोग करते थे निधिध्यासन। यह शिक्षण विधि का प्रयोग होता था। अनुशासन कैसा था वैदिक काल में? अनुशासन, कठोर अनुशासन, हमने पहले ही बताया। कठोर अनुशासन, वैदिक काल में कठोर अनुशासन था। अनुशासन का मतलब शारीरिक, मानसिक और संयम का अनुशासन होता था। शारीरिक अनुशासन का मतलब समय से उठना, नित्य कर्म करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। मानसिक अनुशासन का मतलब चिंतन करना, अनुशासित जीवन, आत्म अनुशासन और संयम पूर्वक अपने दायित्वों का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाता था। गुरु का आदेश सर्वोत्तम होता था। गुरु के आदेश का समुचित ढंग से पालन करना सिखाया जाता था। यही सबसे बड़ा अनुशासन था। गुरु शिष्य संबंध की बात आती है। गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध पुत्रवत था, मधुर था, पिता तुल्य था। पुत्रवत, पिता तुल्य और मधुर गुरु शिष्य का संबंध था। दोनों मिलकर आश्रम की व्यवस्था संचालित करते थे। कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं था। सब मिलजुल कर कार्य करते थे, प्रेम पूर्वक कार्य करते थे। मिलजुल कर प्रेम पूर्वक आश्रम की व्यवस्था संचालित करते थे। उस समय जो संस्थाएं थी, शिक्षा की संस्थाएं जिसको आश्रम कहा जाता था, आश्रम प्रमुख शिक्षा की संस्थाओं के रूप में जाना जाता था। सम्मेलन भी संस्थाओं के रूप में था। और जो उस समय संस्थाएं प्रसिद्ध थी वह थी उत्तरी भारत में। अगर हम बात करें भारत के उत्तरी भाग में तक्षशिला भारत के उत्तरी भाग में तक्षशिला,
कैकय, कैकय ये मध्य में, भारत के मध्य में, और दक्षिण में अगर हम बात करें तो कांची, कांची दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिण भाग में कांची, मध्य में कैकय, तक्षशिला उत्तरी भाग में, और जो प्रमुख स्थान था वह था मिथिला, काशी, प्रयाग। मिथिला, काशी, प्रयाग ये प्रमुख संस्थाएं थी। उत्तर में तक्षशिला वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख स्थान था, मध्य में कैकय मध्य भारत में, और दक्षिण भारत में कांची ये शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं थी, आश्रम थे जहां पे विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इस प्रकार से वैदिक शिक्षा का अध्ययन हमने किया, जिसमें हमने देखा कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक समृद्ध शिक्षा प्रणाली के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें ज्ञान के साथ साथ पाठचर्या और शिक्षण विधियों पर विशेष जोर दिया गया। समृद्ध शिक्षा प्रणाली 2000 वर्षों तक भारत में संचालित रही, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था संचालित थी। इसके पश्चात बौद्ध शिक्षा व्यवस्था आती है, जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में क्या शिक्षा का उद्देश्य था, कैसे शिक्षा की शुरुआत होती थी, क्या उनके वेशभूषा थे, कैसी दिनचर्या थी, क्या शिक्षा के उद्देश्य थे, कैसी पाठचर्या थी, शिक्षण विधियां, अनुशासन, सबके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।